हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा। आज मैं आपके लिए स्पेशली 9th के बच्चों के लिए फिजिक्स का एक पहला क्लास लाया हूं। चैप्टर है मोशन। कि इस चैप्टर में हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे, क्योंकि ये 3-4 क्लास जब होगा तब आप मोशन को समझेंगे। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, बस ये बता दूं, कहो कि मोशन हो गया, तो ये नहीं समझ में आएगा। फिर वो भी चर्चा करेंगे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं, उसको समझना। चलते हैं हम लोग स्टेप से समझ। देखिए, जनरली में सबसे पहला चीज, जब इसमें फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहला टर्म आता है उभर के फिजिकल क्वांटिटी। हम फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मीजर्ड, जिसको हम मीजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप किसी भी आदमी के मास को मीजर कर सकते हो, किसी भी आदमी के हाइट को मीजर कर सकते हो, किसी आदमी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम पता कर सकते हैं, कोई आदमी किस स्पीड से दौड़ रहा है वो हम पता कर सकते हैं, घड़ी में क्या समय हुई है हम ये पता कर सकते हैं, आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है वो हम पता कर सकते हैं, सर्किट में करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, ये सब जो है जिसको हम मीजर कर सकते हैं, हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर? अब उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर को हम हिंदी में अदिश कहते हैं, दिश मतलब दिशा और मतलब दिशा के बिना, और वेक्टर को हम सदिश कहते हैं, दिश मतलब दिशा, सौ मतलब सही, दिशा सहित। तो कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है। अब आप देखिए, एक वर्ड आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो जिसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका क्वांटिटी और एक होता है यूनिट। क्लियर? तो और उसमें अगर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, साइज है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो हम उसको स्केलर कहेंगे। ठीक है? और जिसका मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ उसका कोई फिक्स डायरेक्शन भी है, उसको हम वेक्टर कहेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पर कि अगर मैं यहाँ एक घड़ी रख दूं सामने में सपोज, तो घड़ी का सुई जो चलता है वो इस तरह से देखते हो 12, 1, 2, 300 और मानिए इस तरह से चल रहा है। अगर आपको ये अगर बताया जाए कि चलो भाई ये डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि घड़ी की सुई किस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या आप नॉर्थ कहोगे, साउथ कहोगे, ईस्ट वेस्ट? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है। लेकिन कोई आदमी अगर सीधा ऐसे आ रहा है, बस ऐसे जा रहा है सीधा, इसका मतलब ये आदमी एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है? तो सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि ये आदमी ए से बी तक गया, एक रास्ता है, ये ए मान लीजिए एक आरा नाम का एक शहर है और ये बी भागलपुर नाम का शहर है। सपोज कीजिए कि इस आदमी को आरा से भागलपुर जाना है और ये इस रास्ते से जा रहा है, तो ये जो हम डायरेक्शन बनाते हैं ये एक फिक्स डायरेक्शन है। तो ये आरा से भागलपुर यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। तो अगर हमें कोई पूछेगा कि जब आदमी ए से बी तक गया तो इस आदमी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या कहोगे? 10 किलोमीटर। लेकिन फिर अगर हमसे पूछा जाए कि क्या इस 10 किलोमीटर में क्या कोई फिक्स डायरेक्शन था, तो बिल्कुल था इसका फिक्स डायरेक्शन। अब जैसे आप देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट, हम इसको लिखते हैं। और ये ओरिजिन है, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट जनरली समझते हैं। तो अगर ए से वो चलना शुरू किया तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जिस पॉइंट तक वो जा रहा है वो उसका फाइनल पॉइंट है। क्लियर? तो जब ये ए से बी तक आ रहा है, सपोज कीजिए कि अगर मैं इसको ए मान लू और इसको बी, तो किस डायरेक्शन में आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब फिक्स डायरेक्शन है। और इस डायरेक्शन में कितना किलोमीटर आ रहा है? 10 किलोमीटर आ रहा है। देख, 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर? और साथ ये 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये वेक्टर है। क्यों है वेक्टर? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्लियर? अब दूसरा देखिए कि अगर इसी
एक इस आदमी को फिर किसी दूसरे दिन फिर ए से बी तक ही जाना था, लेकिन इस दिन ये क्या किया, एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, इस रास्ते से नहीं गया, तो ये यहां आया, फिर ये इस डायरेक्शन, मतलब ए से पहले वो सी पर आया। फिर तो अगर मान लीजिए मैं इसको ए मान लूं, तो अब आप क्या कहोगे, ऐसे आया सी और फिर ये ऐसे गया बी पर, तो ये क्या हो गया, ईस्ट साउथ के डायरेक्शन में आ रहा है। और ये ए टू सी 2 किलोमीटर है सपोज, और ये 6 किलोमीटर है, तो नो डाउट इस आदमी ने ए से बी तक जाने के लिए 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट इस 8 किलोमीटर में आप पहले देखो कि पहले ये 2 किलोमीटर ईस्ट साउथ में आता है, फिर 6 किलोमीटर वो ईस्ट नॉर्थ में जाता है। मीन्स इस 8 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि इस केस में उस आदमी ने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट इस 8 किलोमीटर में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था। तो यहाँ डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है, बट मैग्नीट्यूड है। तो इस केस में ये क्या होगा, स्केलर हो गया। क्लियर। तो स्केलर और वेक्टर ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, जहां पर स्केलर का मतलब होता है कि सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। दूसरा वेक्टर है कि दोनों चीज का होना जरूरी है, कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा। अब स्केलर और वेक्टर को हम समझे डिफिनीशन। अब अगर और भी कुछ बातें आएंगी कि स्केलर और वेक्टर के और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि स्केलर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। स्केलर क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, स्केलर कभी जीरो नहीं हो सकता। बट वेक्टर जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन वो जीरो भी हो सकता है। तो दो डिफिनेशन, अभी 2 पॉइंट हुआ कि अगर क्वेश्चन आएगा कि स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस हमको बताना था, तभी मैंने 2 डिफरेंस बताए। तो डिफिनेशन, दूसरा उसका क्वांटिटी, और तीसरा केस में हम ये भी बता सकते हैं कि ऐसा केस बन सकता है कि जो स्केलर होगा वही वेक्टर होगा। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे। तो स्केलर और वेक्टर बराबर हो सकता है, बट कभी ऐसा कोई केस नहीं हो सकता जहां स्केलर कम हो जाए और वेक्टर ज्यादा होगा। सिर्फ और सिर्फ ये केस होंगे, या तो स्केलर वेक्टर के बराबर होगा या स्केलर वेक्टर से बड़ा होगा। लेकिन वेक्टर स्केलर के बराबर भी हो सकता है, बट वेक्टर स्केलर से छोटा भी हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट को हम इसके डिफरेंस में बता सकते हैं। स्केलर का कहेंगे तो क्या कहेंगे कि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी इक्वल और ग्रेटर देन वेक्टर। जब वेक्टर की बात आएगी तो इसमें कहेंगे इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें कहेंगे कि वेक्टर में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। फिर हम तीसरी बात कहेंगे कि वेक्टर स्केलर के बराबर भी हो सकता है या वेक्टर स्केलर से छोटा होगा। क्लियर। तो अभी तक हम लोग समझे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिर 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं, स्केलर और वेक्टर है। हम स्केलर को कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। फिर अब आप कहेंगे स्केलर का एग्जाम्पल क्या होगा। तो मैंने कहा कि स्केलर में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। तो टाइम, जो घड़ी का जो सुई चलता है, उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो टाइम क्या होगा, स्केलर हो गया। लेकिन जब हम कोई डिस्टेंस कहीं ट्रेवल करते हैं, जैसे ये कोई आदमी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो ये क्या है, स्केलर। सॉरी, ये 10 किलोमीटर को डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस हुआ, ये स्केलर भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, इसलिए वेक्टर भी हो सकता है। लेकिन इसमें जब इसकी बात होगी तो कोई कहेगा कि क्या ये कभी वेक्टर हो सकता है, तो वेक्टर इसलिए नहीं हो सकता, इसको हम पहले इग्नोर कर देंगे, वेक्टर में ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। क्लियर। अब आइए स्केलर का एग्जांपल हम लोग देते हैं। टाइम है, डिस्टेंस है। वेक्टर का हम जैसे देंगे डिस्प्लेसमेंट है,
वेलोसिटी है, बहुत सारे टर्म है। जब आप खुद समझोगे आगे जब जाओगे तो उसके बाद आपके पास कई एग्जाम्पल्स हो जाएंगे स्केलर वेक्टर को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि डिस्टेंस के लिए आप एच सिंबल दोगे, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डी सिंबल देंगे। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। अगर कोई कहे कि कोई आदमी अलोंग स्ट्रेट पाथ जाता है ए टू बी, इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। नो डाउट आप कहोगे 10 किलोमीटर। अगर कोई आदमी इस फिगर के अकॉर्डिंगली ए से बी भाया सी जाता है थ्रू सी पॉइंट का, तो आप क्या कहोगे कि ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। बट इस 10 किलोमीटर में अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि सपोज कीजिए कि हमें अपने घर से एक मंदिर जाना है हमें, और उस मंदिर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। अब ये मेरा घर है और ये टेम्पल है, मंदिर है। तो एक छोटी रास्ता है जो शॉर्टकट, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, यहां से हम चले जाते हैं और ये पगडंडी है, कच्ची रोड है। जबकि पक्की रोड अगर आपको पैदल जाना रहता है तो आप सीधे चले जाते हो कच्ची रोड से। अगर सपोज कीजिए कि आप उस फैमिली कार से जा रहे हो तो कार तो इस पगडंडी से नहीं जाएंगे, उसके लिए तो काफी वेल फर्निश्ड रोड होना चाहिए। और ये टेम्पल जाने के लिए कार से ये जाने का रोड है, ठीक है। इससे कार जाते हैं और इससे हम पैदल चले जाते हैं। तो जब कोई आदमी, अगर आप ही को पैदल जाना होगा और कोई आदमी कहेगा कि नहीं आप इस रास्ते से जाओगे, तो शायद हमें लगता है कि आप मना कर दोगे, इस रास्ते से नहीं जाएंगे। क्यों? तो बहुत दूर है, बहुत घूम के जाना पड़ेगा। तो पैदल जाने में आप क्या करते हो, आप इस रास्ते को प्रीफर करते हो। लेकिन अगर आपके पास कार है, कार से जाना है, तो आप कभी इस रास्ते से जा ही नहीं सकते। अगर इच्छा भी होगा तो मजबूरी है, क्योंकि आपकी गाड़ी जा नहीं सकती, तो आप इस रूट से जाते हो। तो अगर हम इस रास्ते से क्यों पैदल चले जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के 2 रास्ते हैं, और दोनों पॉइंट के बीच का जो ये रास्ता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? तो डिस्टेंस का मतलब हुआ द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ थ्रू विच अ बॉडी कवर्स इट्स जर्नी। अगर कोई आदमी अगर इस रास्ते से गया होगा, सपोज कीजिए कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है, तो जो कार से गया होगा उसको घर से मंदिर जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। और कोई अगर पैदल गया होगा तो सपोज कीजिए कि 5 किलोमीटर है। तो इस जो आदमी इस रास्ते से जा रहा है उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल 5 किलोमीटर है, जो इस रास्ते से जा रहा है उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल 10 किलोमीटर है। बट इस दोनों पॉइंट्स के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो जो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर? और किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ होता है, और वो टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन हो सकता है। अगर उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं भी है और टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलोमीटर। अब यह सवाल उठता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्यों हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या डिफाइन करेंगे? ये 5 किलोमीटर शॉर्टेस्ट पाथ है और इस डिस्प्लेसमेंट में, इस 5 किलोमीटर में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर। बट ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होगी कि अब जो अभी मैं डिफरेंस में कह रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है। तो एक एग्जांपल आप समझे, स्केलर का एग्जांपल आप डिस्टेंस दोगे, वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट दोगे। डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होगा?
the total length of the actual path through which a body covers its journey irrespective of direction, without any fixed direction, but the net distance, the shortest distance between 2 points in a specific direction, that must be direction, a fixed direction, is called a displacement. But now question is there any situation in which distance and displacement both will be equal? Suppose I am extending here and just I move 1 kilometer straight A to B, and in that situation someone will ask me what distance I have covered. Then I will say 2 kilometer or 1 kilometer. Suppose 1 kilometer I have traveled in a straight. It means I am traveling in a straight way. It means a specific direction. So I have traveled a distance of 1 kilometer. But what the displacement will be? In this case, that is also displacement because there is no any shortest path other this. So here distance is that, same is the displacement. So question is in what case distance and displacement will be same? Then we have to say when a body covers a certain distance along a straight path and does not return back at the initial point. Initial point means the point from where the body has started its journey. If a body moves along the straight path and does not return back at the initial point, in that case, distance is what? That will be the displacement. Okay? Now, suppose, this time just see, if I have traveled A to B 1 kilometer, so this 1 kilometer is distance as well as displacement also. But now case 2, see, if I move A to B and return back at A, then total distance traveled by me will be 1 and returning 1, that will be 2 kilometer. But in this 2 kilometer, first I move in each direction, then return back in west direction. So there is no any specific direction. Then this 1 and plus 1, that will be 2 kilometer is the distance traveled. But now the body had traveled its journey from the A and its final point once again has become A. So when the body returns back at the initial point, in that situation displacement will be 0. So now question is, when displacement will be 0? So when a body covers a journey and returns back at initial point, then the displacement will be 0. For example, say, if it is not necessary, it happens in the linear motion, it may be in circular motion. In next class I will explain motion. So suppose a body moves along the circular path and this is the initial point along this through. Then by traveling this way, the body reaches here. Then what can you say? This is the initial as well as the final point. So now body has reached at the same point from where it has started its journey. In this situation, displacement will be 0. Okay? Just take one more example. Suppose if I throw a ball and the ball goes 1 kilometer straight. Then distance is 1 kilometer. Displacement traveled by the ball is also 1 kilometer. Just take one more case, another case. If I throw a ball and ball goes straight 1 kilometer and bounce back and returns to me, then the distance traveled is 2 kilometer, but displacement is 0. Why? The situation when the initial point and the final point both will lie at the same point, in that case displacement will be 0. Okay? Suppose just I am extending here. In third case, now question is when the displacement will be negative. So just you have understood when distance and displacement both will be equal, and when distance is greater than displacement, or when displacement will be 0. And third, just I have told vector may be negative, positive and 0. And just you have seen vector which is displacement, the displacement is the vector. So there displacement was same as the distance. In that case displacement was positive. When the body moves returns back at initial point, just we have seen the displacement is 0.
Now, when this displacement will be negative, suppose I am standing here, and once again I throw a ball that moves along the straight path 1 kilometer in front of me, and the ball bounces from there and returns back, and suppose there is a wall behind me which is 2 kilometers above me. The first ball goes 1 kilometer. So here, what should be the distance traveled? The first ball goes 1 kilometer, then this 1 kilometer is to me, and then this 2 kilometer back. The total distance traveled will be 1 plus 1 plus 2. That will be 4 kilometer. But this time, this is the initial point, and that is the final point. That behind wall is the final point. And this is, just you have, I think, see, number line. This is 0. And 0 is always considered as the initial point. And just left to 0 is the negative side, and this one is the positive side. So when the ball has moved in front of me, then it was positive. And when it goes to behind me, that is negative. So now suppose this is 2 kilometers. So this is the initial point and this is the final point. Net distance between this is 2 kilometers. But this 2 kilometers is in opposite side from the initial point, behind. So this 2 kilometers is the displacement. In this case, I think we have understood how displacement may be negative, how displacement will be positive, and how displacement will be 0, and in what case the distance and displacement both will be equal. Okay, understood? So now, speed and velocity. Just you have understood distance. The distance and displacement just you have understood, and speed is the rate of the distance travelled or distance travelled in per unit time, or the rate of displacement travelled is velocity. The speed is the rate of distance travelled and velocity is the rate of displacement travelled. The rate means what? In per unit time. So, speed can be defined as speed is equal to distance by time, and velocity is displacement by time. One more thing you have to remember, the SI unit of distance and displacement is meter. Okay. So how we can define a speed? A speed is defined as the distance travelled in per unit time, and velocity is defined as the displacement travelled in per unit time. So this time is a scalar, this distance is a scalar, and one thing you always keep remember, a scalar divided by a scalar will be a scalar, okay, and vector divided by a scalar will be vector. So this one is the scalar, this one is the scalar. So this overall this one will be the scalar quantity. So speed is a scalar, velocity is vector, speed is the rate of distance travel, and velocity is the rate of displacement travel. Now, what is the SI unit of speed? What is the SI unit of velocity? So see, the SI unit of distance is meter, and SI unit of time is second. So that will be meter per second. Similarly, the SI unit of displacement is meter and SI unit of time is second, that is meter per second. Now, but one more question is there. Suppose someone has taken distance in kilometer and time in hour, then SI unit will be kilometer per hour. That is not wrong. That may be right. And we may write, but generally in physics we used to write in proper SI unit, because every physical quantity has given its proper SI unit. But suppose your question may become like this: you convert kilometer per hour into meter per second, or convert meter per second into kilometer per hour. So when distance will be in kilometer, distance or displacement will be kilometer, and time will be in hour, then its SI unit will be kilometer per hour.
When the SI unit of distance and displacement is given in meter and time SI unit is given in second, then that will be meter per second. Okay. So now, how this can be? Suppose some questions will be for conversion the SI unit, one from one SI unit to other SI unit. For example, convert kilometer per hour into meter per second. So kilometer per hour means 1 kilometer by 1 hour. Okay, and 1 kilometer is 1000 meter, and 1 hour is 3600 seconds. So this double zero will be cancelled, and 2 5 ja and this 18 2 ja, that is 5 by 18 meter per second. So what we can remember? 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second. Okay. So 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meter per second. So you have to keep remember, whenever you have to convert kilometer per hour into meter per second, in that situation, kilometer per hour must be multiplied by 5 by 18. And when kilometer per hour will be multiplied by 5 by 18, then that will be meter per second. And when suppose meter per second is given and we have to convert them into kilometer per hour, then that meter per second must be multiplied by 18 by 5. Then meter per second will converted into kilometer per hour, and this way we can solve. So in today you have learned what is physical quantity, how many types of physical quantities are there, two types, scalar vector, and distance, displacement, nature of scalar and vector, SI unit of distance and displacement, how we can convert kilometer per hour into meter per second and meter per second into kilometer per hour. And in my next class, once again I will carry this and we will see and enjoy it. Thank you.